नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, राणे सिंह। अब देखते हैं यहाँ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रण सिंह से संबंधित। एक तो रण सिंह 1158 ईस्वी के लगभग था। अब रण सिंह के यहाँ पर दो पुत्र थे, एक का नाम था सेम सिंह और दूसरा का पुत्र का नाम था राहब। कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इस सेम सिंह और राहब से संबंधित यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है। सेम सिंह ने रावल शाखा का जन्म किया था और राहब ने सिसोदिया। कौन सी शाखा थी यहाँ पर? सिसोदिया शाखा थी। क्वेश्चन देखना दोस्तों, यहाँ पर सेम सिंह कौन सी शाखा का था? यहाँ पर रावल शाखा का था। और राहब ने कौन सी शाखा प्रारंभ की थी? सिसोदिया शाखा यहाँ पर प्रारंभ की थी। लेकिन एक बार हमें यानी रण सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? सेम सिंह बनता है। यानी अभी तक मेवाड़ के अंदर कौन सी शाखा चल रही है? रावल शाखा चल रही है। यहां पर राहब के द्वारा कौन से वंश की स्थापना की गई? सिसोदिया वंश की स्थापना की गई है दोस्तों। और ये सिसोदिया वंश मेवाड़ के अंदर कब से प्रारंभ होगा? 1326 ईस्वी के बाद में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मेवाड़ के अंदर ये शासन करेंगे। तो ये सिसोदिया वंश हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, 1326 ईस्वी के बाद में। एक बार हम यहां पर किसको देख रहे हैं? सेम सिंह यानी रावल शाखा। तो अभी तक हम देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ में रावल शाखा का संस्थापक बोल सकता हूं मैं, या सेम सिंह के द्वारा ही यहां पर रावल शाखा का जन्म दिया गया था। तो यहां पर अभी तक कौन सी शाखा चली है? रावल शाखा। ये क्वेश्चन आता है कि रावल शाखा का जन्मदाता कौन है? तो यहां पर इसका जन्मदाता किसको बताया गया था? सेम सिंह को। अब देखते हैं दोस्तों सेम सिंह के भी यहां पर पुत्र कितने थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह और एक का नाम था कुमार सिंह। यहां पर देखना दोस्तों एक युद्ध होगा, सामंत सिंह और कुमार सिंह। यहां पर सेम सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? सामंत सिंह यहां पर शासक बनता है। और इसके बाद में सामंत सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? कुमार सिंह यहां पर शासक बनेगा। लेकिन एक बार यहां पर देखते हैं कि सामंत सिंह और एक हमारा जालोर का शासक कीर्तिपाल चौहान ने 1172 ईस्वी के अंदर सामंत सिंह के ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। आक्रमण यहां पर कौन कर रहा है? कीर्तिपाल चौहान ने यहां पर आक्रमण किया था 1172 ईस्वी के अंदर। अब ये कीर्तिपाल चौहान कौन है? ये नाडोल का अलहर का पुत्र था। और इसी जालोर के अंदर यहां पर कौन सी शाखा चली थी चौहानों की? सोनगरा शाखा। देखते हैं दोस्तों जालोर के अंदर सोनगरा या जालोर के अंदर चौहान वंश का संस्थापक किसे बताया गया था? कीर्तिपाल चौहान को ही बताया गया था। यहाँ के ऊपर इस क्षेत्र के ऊपर जो चौहान शासन कर रहे थे इनको कौन से शासन बोला गया है? सोनगरा चौहान इनको क्यों बोला गया? क्योंकि जालोर के अंदर जो दुर्ग है इसी दुर्ग का नाम है स्वर्णगिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? स्वर्णगिरी दुर्ग या सोनगढ़। देखो सुवर्णगिरी और एक दुर्ग का नाम है स्वर्णगिरी। एक दुर्ग का नाम क्या है? स्वर्णगिरी। जालोर के अंदर जो दुर्ग है इसका नाम है सुवर्णगिरी
गिरी या सोनगढ़, लेकिन एक दुर्ग का नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जैसलमेर का दुर्ग है और स्वर्णगिरी कहां का दुर्ग है? जालोर का ये दुर्ग है दोस्तों। तो जालोर के अंदर स्वर्णगिरी या सोनगढ़ जो किला है, इसी दुर्ग के नाम पर यहां पर जो चौहान शासन कर रहे थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? सोनार के चौहान इनको बोला गया, यानी सोनगढ़ा चौहान। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर कीर्तिपाल चौहान ने ही चौहानों की स्थापना की थी। तो जालोर का ये शासक था, इसी कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ क्षेत्र के ऊपर क्या किया? 1172 के अंदर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करता है तो उसमें कौन था? यहाँ पर है सामंत सिंह। अब हम चर्चा ये कर लेते हैं दोस्तों कि इस कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण क्यों किया? क्या वजह थी इसकी कि इसने यहां पर आक्रमण कर देता है? आक्रमण की वजह देखते हैं दोस्तों कि सामंत सिंह की पत्नी का नाम, सामंत सिंह की पत्नी का नाम था पार्थवीबाई। पत्नी का नाम क्या था? पार्थवीबाई। और ये पार्थवीबाई कहां की थी? अजमेर के चौहानों की थी, यानी पार्थवीराज चौहान तृतीय। पार्थवीराज चौहान तृतीय की ये बहन थी पार्थवीबाई, और इसका विवाह किसके साथ में हुआ था? सामंत सिंह के साथ में इसका विवाह किया गया था। लेकिन अब इनके मध्य क्या तालमेल है कि उसने यहां पर आक्रमण कर दिया? कीर्तिपाल की दुश्मनी थी किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय सामंत सिंह का क्या था? बहनोई था, यानी सामंत सिंह इसका क्या लगता था? जीजा लगता था। इसलिए इन दोनों के मध्य क्या थी? दुश्मनी थी। तो इसी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए, इसको आगे और तेज करने के लिए कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? सामंत सिंह के ऊपर यहां पर आक्रमण कर देता है। कब? 1172 के अंदर। तो यहां से सामंत सिंह पराजित हो जाता है, और ये यहां से क्या है? चला जाता है, और ये कहां पर आ जाता है? वांगड़ क्षेत्र में। वांगड़ क्षेत्र यानी वर्तमान बांसवाड़ा, डोंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो वर्तमान क्षेत्र है, इसी क्षेत्रों की कौन सा क्षेत्र बोला गया है? वांगड़ क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर सामंत सिंह तो यहां से चला जाता है, और यहां पर 1172 के अंदर शासन किसका स्थापित हो जाता है? कीर्तिपाल चौहान का यहां पर शासन स्थापित हो जाता है दोस्तों। अब इसी सामंत सिंह का बड़ा भाई, छोटा भाई कौन था? कुमार सिंह। अब देखते हैं यहां पर कुमार सिंह यहां पर क्या करता है और क्या नहीं कर पाता, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। कुमार सिंह मेवाड़ के सरदारों को एकत्रित करता है, क्योंकि मेवाड़ के सरदार भी थे ये विदेशी व्यक्ति। विदेशी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन पहले क्या होता था, यहां पर राजस्थान में जो 19 रियासत थी, इनके अंदर अलग अलग राजा होते थे। तो ये दूसरे राजा को क्या मानते थे? विदेशी मानते थे। इसलिए कुमार सिंह वह कुमार सिंह के जो मेवाड़ के सरदार थे, ये एक जगह एकत्रित होते हैं, क्योंकि ये मेवाड़ के अंदर किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी राजा को यहां पर शासन करना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कुमार सिंह के नेतृत्व में 1179 ईस्वी के अंदर कुमार सिंह ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? कीर्तिपाल चौहान के ऊपर यहां पर आक्रमण कर देता है, और कीर्तिपाल चौहान यहां पर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा गया था, यानी चौहान यहां से कीर्तिपाल चौहान कुमार सिंह के नेतृत्व में हारने के बाद में यहां से चला जाता है। तो ये तो था दोस्तों हमारा रण सिंह। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो रण सिंह के पुत्र कितने हैं? 2 हैं, सैम सिंह और राहत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों। रावल शाखा का जन्मदाता कौन है? सैम सिंह है। और सिसोदिया शाखा का जन्मदाता कौन है? राहत, यानी राहत सिसोदिया वंश का यहां पर जन्मदाता बताया गया। अब देखते हैं सेम सिंह के पुत्र कितने हैं? 2 हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह की पत्नी का नाम क्या है? पार्थवीबाई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की
का जीजा, या ऐसा पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन कहां पर ब्याही गई थी, तो ये कहां पर ब्याही गई, मेवाड़ के अंदर, यानी किसके साथ में ब्याही गई थी, सामंत सिंह के साथ में हुई थी। अब कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को यहां पर पराजित करता है, सामंत सिंह को पराजित कर देता है, और ये पराजित कब किया था, 1172 ईस्वी के अंदर यहां पर पराजित कर देते। तीसरी बात है कि कीर्तिपाल चौहान को पराजित करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था, तो यहां पर मेवाड़ का शासक कौन था, कुमार सिंह था। इसने 1179 के अंदर इसको पराजित कर देता है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारा रण सिंह, सेम सिंह और कुमार सिंह। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण मेवाड़ की सीरीज के अंदर एक शासक आता है जिसका नाम है जेत्र सिंह। शासक का नाम है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, शासक का नाम है जेत्र सिंह। इसका शासनकाल 1213 से लेकर 1250 या 1252 बताया गया। देखते हैं दोस्तों, जेत्र सिंह का शासनकाल बताया गया है 1213 से लेकर या तो 50 होगा या फिर 52 होगा। 52 बताने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने इसका शासनकाल 1213 से लेकर 1252 बताया गया है। बाकी सभी विद्वानों के द्वारा इसका शासनकाल 1213 से लेकर 1250 बताया गया। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर जेत्र सिंह के बारे में। एक तो यहां पर युद्ध प्रारंभ हो गया था, दुश्मनी यहां से प्रारंभ हो गई थी चौहान यानी जालोर के चौहानों के साथ में, और मेवाड़ के अंदर रावल शाखा के मध्य यहां पर दुश्मनी प्रारंभ हो गई थी। तो अब देखते हैं उस समय उदय सिंह जालोर के अंदर, जालोर में सोनग्रा चौहान का शासक था। जालोर के अंदर जेत्र सिंह के समय में सोनग्रा चौहान कौन है, उदय सिंह है। जेत्र सिंह ने क्या किया, सोनग्रा चौहान उदय सिंह के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है तो उदय सिंह, पहले से उदय सिंह को यह पता था कि हम यहां पर इस जेत्र सिंह को पराजित नहीं कर पाएंगे। तो उदय सिंह व जेत्र सिंह के मध्य संधि होती है, और संधि के तहत उदय सिंह की पुत्री का नाम था चच्चिक देवी। चच्चिक देवी, इसे चच्चिक देवी या इसे रूपा देवी भी बोला गया, चच्चिक देवी या रूपा देवी। इस चच्चिक देवी या रूपा देवी का विवाह किया जाता है तेज सिंह के साथ में। तेज सिंह के साथ में। तेज सिंह कौन है दोस्तों, इसी जेत्र सिंह का क्या था, पुत्र था। तो उदय सिंह ने अपने पुत्री चच्चिक देवी या रूपा देवी का विवाह किसके साथ में किया, तेज सिंह के साथ में। और तेज सिंह यहां पर कौन है, जेत्र सिंह का ये पुत्र था दोस्तों। इसकी वीरता से प्रभावित हुआ था, यानी काफी प्रभावित हुआ था हीराचंद ओझा। और हीराचंद ओझा ने तो यहां तक लिखा था, हीराचंद ओझा ने लिखा था कि दिल्ली के अंदर, या हम बोले कि दिल्ली सल्तनत काल के समय, दिल्ली सल्तनत काल के समय, दिल्ली सल्तनत काल के समय या गुलाम वंश के समय, गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे प्रताप राजा जेत्र सिंह था। जेत्र सिंह था। देखो
हीराचंद ओझा ने क्या बोला कि दिल्ली में गुलाम वंश है, इसी गुलाम वंश के समय में अगर मेवाड़ में सबसे प्रतापी राजा हुआ है तो वो प्रतापी राजा कौन हुआ था? जेत्रे सिंह था। कर्नल जेम्स टोड ने यहां पर क्या लिखा था इसके बारे में? कर्नल जेम्स टोड ने बोला था कि मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ में, मध्यकालीन मेवाड़ में, मध्यकालीन मेवाड़ में सबसे प्रतापी राजा जेत्र सिंह था। इसे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल भी बोला गया। और नवशक्ति का संचारक, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। संचारक, मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक किसे बोला गया था? जेत्र सिंह को बोला गया था। या गुलाम वंश के समय में मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जेत्र सिंह था। और ये बोलने वाला कौन था? हीराचंद ओझा था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था कि मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा हुआ है तो कौन हुआ है? जेत्र सिंह। या मेवाड़ का स्वर्णकाल किसको बोला गया था? जेत्र सिंह के शासनकाल को बोला गया था। या नवशक्ति का संचारक किसे बोला गया था? जेत्र सिंह को ही यहां पर बोला गया था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जेत्र सिंह से संबंधित यहां पर दो युद्ध लड़े गए थे, 2-3 युद्ध हैं। इन युद्धों के बारे में भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बुत्थाला का युद्ध। बुत्थाला का युद्ध, और ये बुत्थाला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी के लगभग बताया गया। क्लियर नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ विद्वान यहां पर बताते हैं, यानी समय यहां पर क्लियर नहीं किया गया, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि ये युद्ध 1222 से लेकर 1227 के मध्य ही हुआ था। युद्ध तो हुआ था, लेकिन ये युद्ध किसके लगभग हुआ था? 1222 से लेकर 1227 के मध्य हुआ होगा। लेकिन हम यहां पर कुछ विद्वान इसे ऑथेंटिक डेट के आधार पर भी बता देते हैं कि ये युद्ध 1227 के अंदर हुआ था। और इसी युद्ध का नाम क्या है? बुत्थाला का युद्ध। अब देखते हैं दोस्तों, ये बुत्थाला कहां पर वर्तमान में कहां पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है वर्तमान में बुत्थाला। और हमारा जो हल्दी घाटी है, इस हल्दी घाटी के समीप ये कौन सा स्थान है? बुत्थाला। अब देखते हैं दोस्तों, ये बुत्थाला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। बुत्थाला का युद्ध लड़ा गया था जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर हार हुई थी किसकी? इल्तुतमिश की। यहां पर क्या हुई थी? हार हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों कि ये इल्तुतमिश है कौन? ये इल्तुतमिश है कौन? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का ही राजा था। दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा राजा था? गुलाम वंश का राजा था। ये गुलाम वंश था 1206 या 5 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका शासन काल बताया गया था। अब देखते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शासनकाल है या 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली के ऊपर जिस वंश ने यहां पर शासन किया है, इस वंश का नाम गुलाम वंश है। तो इसका नाम गुलाम ही क्यों रखा गया? गुलाम वंश का नाम है, इसका गुलाम ही क्यों पड़ा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत यहां पर चर्चा कर देता हूं दोस्तों। ये गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था तुर्किस्तान का। कहां का रहने वाला था? ये तुर्किस्तान का था। और तुर्किस्तान के अंदर जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, इनको ये मानते थे वस्तु। इनको ये क्या मानते थे? एक वस्तु के रूप में मानते थे। तो यहां पर दासों को क्या कर दिया जाता था? जैसे कोई वस्तु हम बेचते हैं, उसी आधार पर इनको भी बेच दिया जाता था। अब क्या हुआ? तुर्किस्तान का ही व्यक्ति है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था एक काजी ने। एक काजी ने क्या कर लिया? इसको खरीद लिया। उस काजी ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने बच्चों के साथ में उसे पढ़ाया, उसे अपने बच्चों के समान उसे पढ़ाया लिखाया था, अपने बच्चों के समान उसे पाला था। लेकिन जैसे ही काजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो जो काजी के पुत्र थे, ये काजी के पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को धन प्राप्त करने के लिए बेच देते हैं। और ये किसको बेच देते हैं? मोहम्मद गोरी को। किसको बेच देते हैं? ये मोहम्मद गोरी को यहां पर इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहां पर बेच दिया जाता है। मोहम्मद गोरी क्या होता है? इससे प्रभावित होता है, ये अपनी सेना के अंदर इसे भर्ती कर लेता है, इसे अपना सेनापति बना लेता है। और इसकी वीरता से तथा उसके आत्मविश्वास से मोहम्मद गोरी यहां पर प्रभावित होता है। और उसने यहां पर जैसे ही 1205 के अंदर मोहम्मद गोरी भारत से निकल जाता है, तो इसे भारत के अंदर जिसने अपने साम्राज्य संभालने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसी व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अत्यधिक प्रभावित हुआ था ये 1192 का त्राइन का जो द्वितीय युद्ध था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वाधिक वीरता दिखाई थी, अपनी सर्वाधिक चतुरता दिखाई थी। इसे प्रभावित हो जाता है कौन है? यहाँ पर मोहम्मद गोरी, और इसे भारत के अंदर नियुक्त कर देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। है तो गुलाम भाई, गोरी का गुलाम है या नहीं है ऐबक? ठीक है, तो इसी के द्वारा गुलाम है, तो इसी ने यहां पर एक वंश की स्थापना की थी, और वो वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल यहां पर बताया गया था 1206 से लेकर 1210। 1210 के बाद में, यानी ऐबक के बाद में यहां पर शासक बना आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। आपको नाम से पता चल रहा है कि आराम शाह ने क्या किया होगा? आराम ही यहां पर किया होगा। इसलिए आराम शाह यहां पर कुछ नहीं कर पाता है, तो इसके बाद में बनता है कौन है? इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश। अब देखो, ऐबक का ही गुलाम है कौन? इल्तुतमिश। स्वयं इल्तुतमिश क्या है? गुलाम है। इसलिए इल्तुतमिश को क्या बोला गया? गुलामों का गुलाम। गुलामों का भी क्या बोला गया था? इसे गुलाम बोला गया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला गया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसे बोला गया था? इल्तुतमिश को ही बोला गया था। चालीसा दल को बनाने वाला भी कौन था? इल्तुतमिश ही था। और चालीसा दल को समाप्त करने वाला कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था। चलो ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, दिल्ली सल्तनत काल के समय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक तो क्या किया था इसने? बुत्थाला का युद्ध हुआ। और ये बुत्थाला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी के मध्य ये बुत्थाला का युद्ध हुआ। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के ये मध्य लड़ा गया था। इस बुत्थाला का युद्ध के अंदर जैत्र सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और यहीं पर इल्तुतमिश के बाद में आई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद में आया था नसीरुद्दीन।
कौन शासक बना था? नसीरुद्दीन। तो इस नसीरुद्दीन को भी 1248 ईस्वी के अंदर जेत्र सिंह ने इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब आप सोच सकते हो जेत्र सिंह के पास में कितनी शक्ति होगी कि दिल्ली का एक शासक है इल्तुतमिश, दिल्ली का ही शासक है कौन है? नासिरुद्दीन। इन दोनों को ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है दोस्तों। इसीलिए इसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के शासनकाल को स्वर्णकाल बोला गया। किसके शासनकाल को बोला गया था? जेत्र सिंह के शासनकाल को यहां पर मध्यकालीन साम्राज्य का स्वर्णकाल बोला गया है दोस्तों। इसके मैं आपको दो सेनापति बता देता हूं, कई बार पूछ लेता है बालक व मदन। बालक व मदन कई बार पूछता है सेनापतियों के नाम। तो जेत्र सिंह के सेनापति कौन है? बालक है, और एक दूसरा कौन सा है? मदन सिंह है दोस्तों। तो बालक व मदन सिंह इसके क्या थे? सेनापति थे। तो हम अगली सीरीज के अंदर, अगली वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों जेत्र सिंह का पुत्र दो तेज सिंह था, तेज सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में हमारा शासक है तेज सिंह। तेज सिंह, तेज सिंह के शासनकाल की बात में अगर चर्चा करें तो तेज सिंह का शासनकाल था 1250, या गोपीनाथ शर्मा ने इसका शासनकाल बताया था 1252 से लेकर 1273 ईस्वी। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार होगा 1252 होगा, लेकिन अन्य विद्वानों के अनुसार 1250 से लेकर 1273 यहां पर शासनकाल बताया गया था दोस्तों। ये जेत्र सिंह का ही पुत्र था तेज सिंह। अब देखते हैं यहां पर दोस्तों तेज सिंह से संबंधित कि यहां पर कौन कौन से युद्ध होते हैं और कौन से नहीं होते हैं दोस्तों। अगर मैं यहां पर गुलाम वंश की चर्चा करूं तो गुलाम वंश के अंदर उस समय यहां पर शासक कौन होगा? दिल्ली सल्तनत काल की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो दिल्ली सल्तनत काल के समय में यानी गुलाम वंश है, और गुलाम वंश के समय में यहां पर मेवाड़ का शासक कौन हुआ? तेज सिंह है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम पीछे की तरफ दिल्ली की तरफ देखें तो दिल्ली के अंदर यहां पर शासक कौन होगा? इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और उसी युद्ध के अंदर तेज सिंह जीता है, या हमारा यहां पर गुलाम वंश का शासक जो बलबन था ये यहां पर विजयी होता है। इसके बारे में हम पर चर्चा करें दोस्तों। यहां पर आगे हमारा गुलाम वंश, गुलाम वंश के अंदर शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद में आया था आराम शाह। आराम शाह के बाद में आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में आई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इसके बाद में आ गया था नासिरुद्दीन, और इसके बाद में आ गया था बलबन। यानी यहां पर शासक कौन था उस समय? यहां का शासक बलबन था। यानी 1266 से लेकर 1287 के मध्य यानी यहां का शासक कौन है? बलबन था। तेज सिंह का जो जेत्र सिंह था, इसका तेज सिंह का पिता जेत्र सिंह था। जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन इन दोनों को यहां पर क्या कर चुका था? पराजित कर चुका था। 1227 के अंदर जो बुथेला का युद्ध हुआ था वो इल्तुतमिश व जेत्र सिंह के मध्य हुआ था। इसके अंदर जेत्र सिंह विजय हुआ था। इसके बाद में 48 के अंदर 1248 में नासिरुद्दीन ने भी आक्रमण किया था, लेकिन जेत्र सिंह ने इसके आक्रमण को भी यहां पर विफल कर दिया था। अब देखते हैं यहां पर आक्रमण कर रहा है कौन है? बलबन। यानी बलबन ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? तेज सिंह के ऊपर। अब यहां पर शासक कौन है? बलबन है। यहां पर शासक मेवाड़ में कौन है? तेज सिंह है। तो यहां पर बलबन ने आक्रमण किया क्योंकि नासिरुद्दीन पराजित हो चुका था। तो इसका गुस्सा यानी पूर्वजों का इसका यहां पर गुस्सा फूट रहा है किसका? बलबन का। तो बलबन ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? तेज सिंह के ऊपर यहां पर आक्रमण कर देता है। लेकिन
लेकिन ये तेज सिंह इस को पराजित कर देता है, यानी इस युद्ध के अंदर पराजित कौन होता है, बलबन यहाँ पर पराजित होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का वह शासक है जिसने बलबन को पराजित किया था, वो कौन है, हमारा यहाँ पर तेज सिंह है। यहां पर राजस्थान का पहला चित्र बना था, वो भी किसके समय में बना था, इसी तेज सिंह के समय में राजस्थान का पहला चित्र बनाया गया था। इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान का या मेवाड़ का प्रथम चित्र, मेवाड़ का प्रथम चित्र भी किसके समय में बनाया गया था, इसी तेज सिंह के समय में बनाया गया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ का प्रथम चित्र या राजस्थान का प्रथम चित्र के भी इसे नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ का प्रथम चित्र या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासक के शासन काल में बनाया गया था, तो वो भी हमारा शासक कौन है, तेज सिंह के शासन काल में ये पहला चित्र बनाया गया था दोस्तों। तीसरी बात है, इसकी एक पत्नी का नाम था जयतली देवी। इसके द्वारा, जयतली देवी के द्वारा चित्तौड़ के अंदर, किसके अंदर है, चित्तौड़ में, क्योंकि इसके समय में राजधानी कहां पर आ चुकी थी, चित्तौड़ आ गई थी। यानी इससे पहले हमारे जो शासक देखा था जेत्र सिंह ने ही अल्हड़ यानी आहार से राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर दी थी, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना दिया था। तो यहां पर इसने जयतली देवी ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो मंदिर था हमारा श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। तो श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर भी कहां पर है, हमारा चित्तौड़ के अंदर है। यह भी किसके शासन काल में बनाया गया था, तेज सिंह के समय में यहां पर बनाया गया था। तीसरी बात है दोस्तों, यहां पर इस तेज सिंह के पास में कुछ उपाधियां थी, जैसे परम भागवत या परमेश्वर या महाराजा धीराज की उपाधियां भी इसने यहां पर धारण की थी। कौन कौन सी यहां पर धारण की थी, महाराजा, धीराज, परमेश्वर व परम भागवत की इसने यहां पर उपाधि धारण की थी। तो हम यहां पर देखते हैं दोस्तों, तेज सिंह से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित देते हैं कि मेवाड़ का प्रथम चित्र किसके समय में बनाया गया था, तो तेज सिंह के समय में मेवाड़ का प्रथम चित्र या राजस्थान का प्रथम चित्र बनाया गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरी बात है, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जयतली देवी के द्वारा बनाया गया था, जो इसी तेज सिंह की क्या थी, पत्नी थी। तीसरी बात, कई बार उपाधियों से संबंधित पूछ लेता है कि मेवाड़ का वह प्रथम शासक है जिसने परमेश्वर या महाराजा धीराज या परम भागवत की उपाधि धारण की है, तो वो भी कौन था, हमारा तेज सिंह था। तीसरी बात अगर मैं चर्चा करूं कि दिल्ली सल्तनत काल का वह शासक है जिसको तेज सिंह ने यहां पर पराजित किया था, तो वो दिल्ली सल्तनत काल का शासक कौन था, बलबन था। बलबन को इसने क्या कर दिया था, यहां पर पराजित कर दिया था। अब इसके बाद में, तेज सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और वह शासक है संवर सिंह। शासक का नाम है संवर सिंह। देखते हैं दोस्तों, संवर सिंह का शासन काल है
1273 से लेकर 1301, 1273 से लेकर 1301 का शासनकाल किसका बताया गया है? संबर सिंह का। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक प्रशस्ति है हमारे पास में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति हमारे पास में? एक प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर संबर सिंह को क्या बताया गया था? शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति के अंदर? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर किसको बताया गया है? संबर सिंह को बताया गया है। एक हमें मिलता है आबू शिलालेख, आबू शिलालेख। मैं बताऊंगा दोस्तों यहां से क्वेश्चन किस हिसाब से यहां पर पूछा जाता है और कैसे यहां पर क्वेश्चन अगला बना लेता है। तो आबू शिलालेख के अंदर इसे बताया गया था तुर्कों से गुजरात का संरक्षण, तुर्कों को गुजरात से संरक्षक। एक मिनट दोस्तों, गुजरात का उद्धारक, तुर्कों को गुजरात का उद्धारक, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। ठीक है दोस्तों, आबू शिलालेख के अंदर संबर सिंह को क्या बोला गया था? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। यानी संबर सिंह ने क्या किया था? यहां पर गुजरात के अंदर तुर्कों का आक्रमण इसने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया दोस्तों? क्योंकि अगर कोई भी तुर्क है जो दिल्ली के अंदर थे उस समय, तो अगर ये आक्रमण करेंगे गुजरात के अंदर, तो पहले कहां से होकर गुजरना पड़ेगा? इसी मेवाड़ क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये मेवाड़ क्षेत्र से अपने किसी भी तुर्क को इधर से नहीं गुजरने देता था। एक हमारा शिलालेख है चिरवा शिलालेख, चिरवा शिलालेख। इस चिरवा शिलालेख के अंदर इसे क्या बताया गया है? शत्रुओं के संहार, शत्रुओं के संहार करने में सिंह के समान, सिंह के समान, शत्रुओं के संहार करने में सिंह के समान बताया गया था। एक है जिन पर सूरी, जिन पर सूरी, जिन पर सूरी के अनुसार इसे क्या बताया गया था? यहां पर तीर्थ कलप, तीर्थ कलप बताया गया। क्या बताया गया यहां पर दोस्तों? तीर्थ कलप। अब देखते हैं यहां से दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछता है अगला, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करें दोस्तों। संबर सिंह के बारे में अगला क्वेश्चन पूछेगा, शत्रुओं की शक्ति का सहारक वह मेवाड़ का शासक है जिसको शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बोला गया है। वह शासक कौन है? संबर सिंह। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मेवाड़ का वह शासक है जिसको शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बोला गया है, तो उत्तर क्या होगा हमारा? संबर सिंह होगा। अगर इसको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछकर बोल सकता है कि शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता संबर सिंह को बोला है, किसी विद्वान ने बोला है या किसी प्रशस्ति के अंदर से बोला गया था, तो हमारे प्रशस्ति कौन सी है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। या तुर्कों से गुजरात का उद्धारक इसे किसे बोला गया था? संबर सिंह को। मैंने आपको बता दिया कि अगर गुजरात के अंदर कोई भी शासक आक्रमण करेगा उत्तर भारत से, तो इसे कहां से होकर गुजरना पड़ेगा? मेवाड़ क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ेगा। और उस समय यहां पर मेवाड़ का शासक कौन था? संबर सिंह था। तीसरी बात है, शत्रुओं के संहार करने में, यानी युद्ध भूमि के अंदर अगर शत्रुओं के ऊपर आक्रमण होता था तो शेर की तरह, सिंह की तरह यहां पर आक्रमण होता था। इसकी जानकारी में कौन से विलेख से मिलती है? चिरवा शिलालेख से यहां पर हमें जानकारी मिलती है। और जिन पर सूरी ने इसे क्या बोला था? तीर्थ क्लब के नाम से इसे पुकारा गया था।
तो यहां से क्वेश्चन हमारा दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। इन्हें 3 अभिलेखों, ये आपको जिन पर सूर्य वाला भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो, लेकिन कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आबू शिलालेख और चिरवा अभिलेख के अंदर ये काफी हमारे इंपोर्टेंट यहां पर तथ्य हैं 3, इनसे लगभग हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे समर सिंह के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कि समर सिंह के समय में हुआ क्या था या क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बाद में हमारे पास में एक ऐसा शासक आएगा जिसकी पत्नी का नाम पद्मिनी होगा और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। इस आक्रमण का मेन कारण क्या था दोस्तों? पद्मिनी प्राप्त करना, यहां पर मेन कोई आक्रमण नहीं था। इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्या दुश्मनी थी यहां पर दिल्ली के शासक व मेवाड़ के शासकों के मध्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, समर सिंह के, इसी समर सिंह के यहां पर 2 पुत्र थे। एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। महाभारत वाला कुंभकर्ण नहीं है दोस्तों, यहां पर ये समर सिंह का पुत्र है दोस्तों। अब क्या होता है, कुंभकर्ण तो यहां पर मेवाड़ से चला जाता है, कहां पर? नेपाल के अंदर, और इसने नेपाल के अंदर साम्राज्य, अपने साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। कुंभकर्ण चला जाता है कहां पर? नेपाल में, और इसने नेपाल के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी कुंभकर्ण के द्वारा। इधर कौन है? रतन सिंह। तो इस समर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1301 ईस्वी के अंदर है। तो इसके बाद में यहां पर शासक कौन बनेगा? रतन सिंह बनेगा, और रतन सिंह का शासनकाल होगा 1301 से लेकर 1303 ईस्वी के मध्य, यहां पर इसका शासनकाल होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, इसी रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। तो इस आक्रमण का यहां पर मेन कारण सिर्फ और सिर्फ पद्मिनी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पर समर सिंह के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, इसको मैं बोलता हूं एके खिलजी ने गुजरात के ऊपर 1299 में आक्रमण किया था। तो ये दिल्ली से चलकर आ रहा है गुजरात के अंदर। रास्ते में कौन आता है? हमारा कौन सा क्षेत्र आता है? यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र यहाँ पर रास्ते में आता है दोस्तों। जैसे ये मेवाड़ की सीमा से गुजर रहा था तो यहाँ पर उस समय आका शासक कौन है? समर सिंह है। तो अगर इसने एके खिलजी की सेना को गुजरने इसने दिया था, लेकिन समर सिंह ने उस सेना से यहां पर क्या लिया था? टैक्स वसूल किया था। यही गुस्सा था अलाउद्दीन खिलजी और समर सिंह के मध्य। तो यहां पर समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी उस समय कुछ युद्धों के अंदर व्यस्त हो जाता है, लेकिन 1303 के अंदर यहां पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ और सिर्फ पद्मिनी प्राप्त करने के लिए यहां पर आक्रमण नहीं किया था दोस्तों। ये एक तो अलाउद्दीन खिलजी का मेन कारण क्या था, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारा समर सिंह, काफी इंपॉर्टेंट हमारे 3 तथ्य हैं, इनसे हमारा क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन हमारा यहां से, अगर इससे समर सिंह से अगर क्वेश्चन उठाएगा तो या तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में, या आबू शिलालेख में, या चिरवा शिलालेख, इन 3 लाइनों से हमारा यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद में रतन सिंह। समर सिंह का पुत्र है रतन सिंह। शासनकाल है 1301 से लेकर 1303 ईस्वी। 1301 से लेकर 1303 ईस्वी के अंदर शासनकाल किसका है? यहाँ पर मेवाड़ के अंदर रतन सिंह का है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो उस समय दिल्ली का शासक कौन है? खिलजी वंश का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और इसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316। अलाउद्दीन खिलजी, एक के
खिलजी के नाम से। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह के बारे में। यहाँ पर एक ग्रंथ है पद्मावत, ग्रंथ का नाम है पद्मावत, मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था और ये लिखा गया था 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी के अंदर पद्मावत लिखाई गई थी जायसी के, मोहम्मद जायसी के द्वारा। और ये ग्रंथ लिखा गया कब का है? 1540 का है। लेकिन ये घटना कब की है? 1303 ईस्वी की ये घटना बताई गई दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि पद्मावत लिखी गई 1540 में है, लेकिन घटना कब की है? 1303 की है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर रतन सिंह से संबंधित हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर। एक तो रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी, क्या बताया गया था? पद्मिनी। पद्मिनी है कहां की, यानी किस क्षेत्र की थी? कहां की थी? सिहल द्वीप की, सिहल द्वीप जो श्रीलंका की। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात देखते हैं, इसके पिता का नाम गंधर्व सेन, पिता का नाम क्या है? गंधर्व सेन। इसकी माता का नाम चंपावती, चंपावती थी। और पद्मिनी के पास में एक तोता था हीरामन नाम का, हीरामन नाम का इसके पास में क्या है? तोता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहां से कहानी जायसी के अनुसार ये जायसी क्या बोल रहा है और इसका आधार जायसी क्या बोल रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसने कहां पर क्या एक जनश्रुति के आधार पर इसने यहां पर कल्पना की है या ऑथेंटिक ये बात इसने यहां पर बताई है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। पद्मिनी सिहल द्वीप श्रीलंका की है। पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन है। पद्मिनी की माता का नाम चंपावती है। और पद्मिनी के पास में एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। और इन हीरामन तोतों की एक विशेषता होती है कि ये हूबहू आवाज निकाल सकते हैं, किसकी? मानो की आवाज यहां पर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये एक दिन पद्मिनी का तोता हीरामन यहां से निकल जाता है पद्मिनी के हाथ से और ये आ जाता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। अब एक चिड़ी मार इस तोते को पकड़ लेता है और ये इस तोते को बेच देता है किसको? रतन सिंह को। ये अपना शेयर कर देता है रतन सिंह को, ये तोता हीरामन बेच दिया जाता है। रतन सिंह क्या करता है दोस्तों? हीरामन तोता की अच्छी तरह से उसे सेवा करता है। हीरामन तोता प्रसन्न हो जाता है किससे? रतन सिंह से प्रसन्न हो जाता है और रतन सिंह को यह बताना प्रारंभ कर देता है कि मैं यहाँ पर सिहल द्वीप का यानी श्रीलंका का हूँ और मेरी स्वामिका पद्मिनी है वो एक अच्छी यानी बहुत ही सुंदर है। और उसकी सुंदरता की व्याख्यान करता है कौन? हीरामन तोता। वो बताता है कि वो अगर पानी भी पीती है तो ये पानी कट्ठों से दिख आता है। तो इतना कुछ फेंक देता है कौन है? हीरामन तोता किसको? रतन सिंह को। अब रतन सिंह लालायित हो जाता है किसको देखने के लिए? पद्मिनी को देखने के लिए लालायित हो जाता है दोस्तों। तो रतन सिंह यहाँ पर एक साधु का वेश धारण करता है और ये पहुंच जाता है कहां पर? सिहल द्वीप के अंदर पहुंच जाता है। ये सिहल द्वीप के अंदर पहुंचने के अंदर एक बगीचे के अंदर पहुंच जाता है जिसके अंदर पद्मिनी शाम के समय टहरा करती थी यानी दौड़ने के लिए आती थी दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रतन सिंह उस बगीचे के अंदर सो जाता है। उसी समय पहुंच जाता है कौन है? गंधर्व सेन भी वहां पर टहलता टहलता पहुंच जाता है। गंधर्व सेन यहाँ पर रतन सिंह को जगा लेता है और उससे पूछता है कि बेटे आप कौन हो? आप मेरे को साधु तो लगते नहीं हो कि आप एक साधु हो। तो रतन सिंह बताता है उसे गंधर्व सेन को कि मेरे पास में एक तोता है और वो तोता पद्मिनी का है। उसने ऐसी ऐसी यानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में उसने प्रशंसा की है। मैं एक बार पद्मिनी को देखना चाहता हूं। अब रतन सिंह को यह पता नहीं था कि गंधर्व सेन ही इसका जो गंधर्व सेन है इसी पद्मिनी का पिता है। इसलिए गंधर्व सेन प्रसन्न हो जाता है किससे? रतन सिंह की बातों से और पद्मिनी का विवाह कर देता है किसके साथ में? रतन सिंह के साथ में विवाह कर देता है। अब इस रतन सिंह का एक तांत्रिक था राघव चेतन, राघव चेतन। तांत्रिक का नाम जादू टोने वाला
पंडित बोल सकता हूं। इसका नाम क्या था यहाँ पर राघव चेतन, इसके तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कहानी क्या हो जाती है। जैसे ही पद्मिनी चित्तौड़ के अंदर पहुंच जाती है तो इसकी प्रशंसा, इसकी सुंदरता से व्याकुल हो जाता है। कौन है? राघव चेतन भी इसकी सुंदरता से व्याकुल हो जाता है। और राघव चेतन तांत्रिक तो है, इसलिए इस रतन पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अपने जादू टोने प्रारंभ में फेंकने प्रारंभ कर देता है। आका जिसको हम बोलते हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं, ये फेंकता रहता है किसके ऊपर? पद्मिनी के ऊपर, क्योंकि ये अपने वश में प्राप्त करना इसे चाहता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसका पता चल जाता है किसको? पद्मिनी को। तो एक दिन पद्मिनी ने रतन सिंह को बता दिया राघव चेतन के बारे में कि इसकी नजर है वो गलत है, वो उसकी नजर मेरे ऊपर है और इसकी बुरी नजर से मुझको देखता है। इसलिए रतन सिंह राघव चेतन को क्या कर देता है? अपने राज्य से बाहर कर देता है। जब ये राघव चेतन चित्तौड़ से निकल रहा था तो उसने पद्मिनी को एक चैलेंज किया था कि मैं तेरी सुंदरता को मिट्टी के अंदर मिला दूंगा। तो ये चित्तौड़ से यहाँ पर चला जाता है राघव चेतन और ये पहुंच जाता है किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये पहुंच जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दरबार के अंदर बैठा हुआ था, उसी समय पहुंच जाता है कौन? राघव चेतन। जैसे कोई व्यक्ति जाता है तो पहले पूछता है उसके परिवार के बारे में, हाल चाल के बारे में पूछ लेता है। तो राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है कि भाई साहब आपके हाल चाल कैसे हैं? अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मेरे हाल चाल ठीक हैं, मेरा साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला हुआ है, अच्छी अच्छी मेरे पास में रानियां हैं। तब राघव चेतन बोलता है कि भाई साहब अच्छी अच्छियों का नाम मत लो, अगर देखनी है कोई रानी तो चित्तौड़ के अंदर आओ। चित्तौड़ के अंदर कौन है? पद्मिनी है। अगर पानी भी पीती है तो उसका कट्टों के अंदर पानी दिखाता है। तो यहाँ पर लालायित हो जाता है कौन है? अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पर लालायित हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी यहां से दिल्ली से रवाना हो जाता है और चित्तौड़ के अंदर, यहां पर मैं एक दुर्ग बना लेता हूं, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? चित्तौड़। चित्तौड़ यहां से रवाना हो जाता है दिल्ली से। अलाउद्दीन खिलजी रवाना होगा 13 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हो जाता है और बेरच व गंभीरी नदी के पास में अपना सैन्य अभियान जचा लेता है। तो चित्तौड़ के अंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किसके अनुसार है? जायसी के अनुसार। ठीक है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी 13 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है और चित्तौड़ के लिए रवाना हो जाता है और चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेता है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लगभग 6 महीने का डेरा लग जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। कोई सफलता नहीं मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी इस रतन सिंह को एक पत्र लिखता है कि मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक बार पद्मिनी की तस्वीर दिखा दो। तो दोस्तों उस समय कोई कैमरामैन था नहीं कि उसकी फोटो खींच ले और उसे दे दी जाए। लेकिन यहां पर रतन सिंह ने बोला था कि मैं पद्मिनी की तस्वीर दिखा दूंगा आपको, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं कराऊंगा, लेकिन तस्वीर जरूर दिखा दूंगा। इसलिए यहां पर इन दोनों के मध्य सहमति हो जाती है। अगर आप चित्तौड़ के किले के अंदर जाओगे तो वहां पर एक पद्मिनी महल है, चारों तरफ उसके अंदर क्या है? पानी हुआ है दोस्तों, चारों तरफ पे पानी समुद्र सा है दोस्तों। यहां पर पद्मिनी महल के अंदर पद्मिनी की परछाई गिरवाई जाती है किसके अंदर? पानी के अंदर। और उस परछाई दूसरे शीशे के ऊपर ली जाती है, उस शीशे से तीसरे शीशे के ऊपर ली जाती है परछाई और उसके सामने उपस्थित किया जाता है किसको? एक खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी को। जैसे ये देखता है उसकी तस्वीर, ये लालायित हो जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है दोस्तों। हमारे राजस्थान के अंदर एक रिवाज है दोस्तों, अगर कोई भी मेहमान आता है तो उसे हम गैर तक वहां पर छोड़ कर आते हैं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही पद्मिनी को
जैसे ही रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को गेट के यानी जो हमारा चित्तौड़ का किला था यहां तक छोड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना थी, सेनापति थे, ये क्या कर लेते हैं, रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने डेरे में चले जाते हैं। पीछे से यहां पर पद्मिनी एक पत्र लिखते हैं किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि मैं आपके पास में आ सकती हूं लेकिन मैं अकेली नहीं आऊंगी, मैं 1600 राजकुमारियों के साथ में आपके पास में आ सकती हूं और पैदल चलकर यहां पर नहीं आऊंगी, पालकियों के अंदर आऊंगी। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी उस पत्र को यस कर देता है। इधर क्या होता है दोस्तों, 1600 पालकियां तैयार की जाती हैं। कितनी पालकियां तैयार होती हैं यहाँ पर, 1600 पालकियां यहाँ पर तैयार की जाती हैं। 1600 यहाँ पर जो पालकियों के अंदर राजकुमारियां थी उनके स्थान पर यहाँ पर महिलाओं के वेश के अंदर सैनिक तैयार होते हैं। तो 1600 सैनिक तो ये हो जाते हैं और एक पालकी को पकड़ने के लिए कितने सैनिक होंगे, 4 सैनिक यहाँ पर होंगे। जैसे ये पालकियां पहुंच जाती है कहां पर, अलाउद्दीन खिलजी के डेरे के अंदर, तो यहाँ पर एक युद्ध होता है। युद्ध के अंदर रतन सिंह मारा जाता है और इधर पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर क्या कर लिया जाता है, जोहर कर लिया जाता है। जो चित्तौड़ का प्रथम जोहर माना गया था और यहीं पर 26 अगस्त 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है कहां पर, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर, यानी 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। यहां पर जोहर, जो यहां पर साका होगा या जोहर होगा, ये साका किसके नेतृत्व में, यहां पर केसरिया तो किसके नेतृत्व में हो रहा है, रतन सिंह के नेतृत्व में, और यहां पर जो जोहर हो रहा है किसके नेतृत्व में हो रही है, पद्मिनी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साका। तो ये साका 1303 वाला साका चित्तौड़ का प्रथम साका माना जाता है तथा राजस्थान का दूसरा साका माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा साका कौन सा माना जाता है, 1303 वाला, जो रतन सिंह के नेतृत्व में यानी पद्मिनी के द्वारा यहां पर किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा साका कब हुआ था, 1303 के अंदर हुआ था, इसी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया था। अब देखो यहां पर क्या होता है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का यहां पर अधिकार हो जाता है, यानी 26 अगस्त 1303 के अंदर यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था खिज्जर खां। खिज्जर खां पुत्र का नाम क्या था, खिज्जर खां। खिज्जर खां इस यानी चित्तौड़ का दुर्ग किसको संभाल देता है, खिज्जर खां को ये संभाला देता है। इसका अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था और इस चित्तौड़ का नाम परिवर्तित हो जाता है खिजराबाद। क्या नाम रखा जाता, खिजराबाद, यानी चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया था, खिज्जर खां ने खिजराबाद रखा गया था। किसके नाम पर, अपने ही नाम पर, खिजरा के नाम पर। तो चित्तौड़ का नाम रखा गया या खिजराबाद। लेकिन 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो खिज्जर खां भी यहां पर चित्तौड़ से निकल जाता है और इस खिज्जर खां ने यहां पर सोनग्राह चौहान मालदेव चौहान को, सोनग्राह चौहान मालदेव चौहान को चित्तौड़ का क्या बना देता है, शासक बना देता है मालदेव चौहान को। और यहां पर जैसे यहां पर मालदेव चौहान को भी हमीर देव यहां पर पराजित कर देगा और यहां पर इसके बाद में हमारी जो रियासत होगी, जैसे यहां पर शासन करेंगे वो आएंगे सिसोदिया। तो यहां पर हमारी रावल शाखा दोस्तों आमेर के अंदर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है।